हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए। ये लेक्चर 4 है, वीडियो लेक्चर 4। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था डेफिनेशन अकाउंटिंग की। फिर उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग के स्कोप। देयर आर 7 स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देन हमने फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग। ओके, तो देयर आर 7 स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। देन उसके बाद हमने देखा था थर्ड लेक्चर में यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर यूजर ऑफ द अकाउंटिंग। देयर आर द टू टाइप ऑफ यूजर, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, फिर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, टाइप ऑफ द अकाउंटिंग या ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग, बेसिक टर्म यूजेस इन द अकाउंटिंग। ये सब हम ये सब सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, तो यू हैव टू see the previous video because when you have to see the previous video you get understand better. Okay, आज हम पढ़ेंगे, आज वीडियो लेक्चर 4 है, अकाउंटिंग का लेक्चर 4 है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स या हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन, या फिर जो अकाउंटिंग में मैंने पूछा जाता, अकाउंटिंग में आपको क्वेश्चंस आते ही आता है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। ठीक है, ओके, तो ये आज हम पढ़ेंगे और इसको आज मैं कवर करने वाला हूँ और आपको इतना सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि आपको बहुत इजीली सिंपल से समझ में आए। ठीक है, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ही क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। ठीक है, तो सिंपल से अगर बोले व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू द रूल्स एंड एक्शंस adopted by accountant globally for the recording the accounting transaction। ठीक है, ऐसे रूल्स, ऐसे एक्शंस जो कि अकाउंटेंट द्वारा एडॉप्ट किए गए या फिर फॉलो किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है, ऐसे जनरल लॉ या फिर रूल्स एडॉप्टेड और परपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन। क्या एक्शन करने के लिए, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए ये ऐसे जनरल रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, ठीक है, लॉ बनाए गए हैं जो कि एडॉप्ट किए गए अकाउंटेंट के थ्रू, वो क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें आती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे हम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किस पे बेस रहते हैं, थ्योरी पे बेस रहते हैं। ओके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किस पे बेस रहते हैं, थ्योरी के ऊपर बेस रहते हैं। क्या होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो कि रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो कि लॉ बनाए गए हैं कि इस तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। एक किसके बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे, कि इस ट्रांजेक्शन को अगर आपने परचेस किया तो परचेस के ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, सेल्स किया तो सेल्स के ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है,
फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ऑनर आर द सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है वो एक सेपरेट सेपरेट एंटिटी है। ओके, जैसे कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम सन्स लिमिटेड, और राम एक खुद का है, राम एक खुद पर्सन है, तो उसका अकाउंट अलग बनेगा। राम के पर्सनल एक्सपेंसेस अलग काउंट होंगे, राम के बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होंगे। राम एक ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख, रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल, नॉट अ ऑनर पर्सनल मनी, ठीक है। वो एज अ कैपिटल रिकॉर्ड होगा, पर्सनल मनी के उस पर रिकॉर्ड नहीं होगा। उसी तरीके से ऑनर एक अलग है और उसका बिजनेस अलग है। जैसे मेरा बिजनेस है, ठीक है, एजुकेशन स्कूल, तो स्कूल का अकाउंट अलग होगा और मेरा पर्सनल अकाउंट अलग होगा, ठीक है। करण नाम से मैं अकाउंट अलग ओपन कराऊंगा बैंक के अंदर, और बिजनेस के जो स्कूल का नाम है उसके नाम से अलग, तो मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। इसका मतलब मैंने पहले ही समझाया था अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर कि ओवरऑल जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसके अंदर मेजरमेंट होने चाहिए या फिर मेजरेबल होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में, तभी हम उसको अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, मतलब मेजर कर पा रहे हैं, उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय स्किल आर नॉट रिकॉर्डेड बट सैलरी पेड 50,000 इज रिकॉर्डेड, बिकॉज एम्प्लॉयज के स्किल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी मेजरमेंट में नहीं आता, ठीक है। हम मनी से कैसे उसको तुलना कर सकते हैं, कैसे मनी के उसमें नाप सकते हैं उसको, दैट्स व्हाई। ओके। थर्ड क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अज्यूम बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर द, ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए स्टार्ट किया है, नॉट अ शॉर्ट टर्म। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गोइंग कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। assets should show the at a purchase cost not a liquidation value। मतलब जो असेट्स खरीदे हमने फिक्स वो कॉस्ट पे खरीदी, वो लंबे टाइम तक के चलते रहेगी, वो असेट्स को यूज होते रहेगा, ठीक है। गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट मतलब वो चलते ही रहेगा, ठीक है। तो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। फोर्थ, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस लाइफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक पीरियड, मंथली ईयरली। हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, मंथली डिवाइड कर सकते हैं या ईयरली डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड एज अ 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। आपको जैसे पता है ईयरली कैसे चलता है, या जनवरी से दिसंबर या फिर अप्रैल से मार्च। ओके, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और अगर दिसंबर का टर्नओवर कैलेंडर मानेंगे तो 1 जनवरी से दिसंबर, बट बेसिकली हम क्या मानते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च ही मानते हैं। तो अकाउंटिंग करने का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनती है एक स्पेसिफिक पीरियड में बनती है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रहता है, तभी बनाया जाता है कि एक ईयर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में देखेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी कंपनी के बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर से या किसी और कंपनी के साथ में, किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से हमारी कंपनी ने काम किया, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are the recorded at a purchase price not a market value, ठीक है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो भी असेट्स हमने परचेस किया है वो किस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जिस बेस पे हमने परचेस किया, परचेस रिकॉर्ड, नॉट अ मार्केट। हो सकता है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा 5 साल पहले, तो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होगी, बट आफ्टर 5 ईयर उसकी कीमत कितनी हो गई? 7 करोड़। तो हम उसको 7 करोड़ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 2 करोड़ पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे ट्रांजेक्शन पास्ट के बेस पे ही रिकॉर्ड करे जाते हैं जब तक कोई स्पेसिफिक क्लोज ना आ जाए या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन ना आ जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी ब्रॉड अ 5 लाख, recorded at a 5 lakh even if market value is rise। okay, I think I you have to understand। देन सिक्स्थ क्या है?
डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर हमेशा दो साइड होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ओके, तो जब भी हम जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, उसकी दो जगह एंट्री होती है, ठीक है, उसकी दो जगह उसकी वैल्यू का इफेक्ट आएगा। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया तो हमारा क्या हुआ, फर्नीचर इंक्रीज मतलब असेट्स इंक्रीज हुआ, बट फिक्स असेट इंक्रीज हुआ और करंट असेट्स डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने कैश पे किया। तो इसी तरीके से सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका दो एस्पेक्ट होता है। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट में। तो एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यू, ठीक है, मतलब जो भी हमने एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, करंट ईयर के अंदर, वो मैच होना चाहिए किसके साथ में, रेवेन्यू के साथ में। ठीक है, हमने मतलब एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा किया, रॉ मटेरियल में इतना खर्चा किया, तो हमारे रेवेन्यू भी उसी तरीके से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू मैच। ओके, सैलरी फॉर अ मार्च पेड इन अप्रैल रिकॉर्डेड इन अ मार्च अकाउंट। ठीक है, अगर हमने सैलरी पेड किया है मार्च का अप्रैल में, तो वो किस मंथ में रिकॉर्ड होगा, मार्च में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रिवेन्यू मैच होगा। हम सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हमारा रिवेन्यू मिसमैच हो जाएगा। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू मैच। ओके, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, revenue is recognized when it is a earned, not a when is a cash in receipt। सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, अगर हमने सर्विस यूज कर ली, अवेल कर लिया है, उस सर्विस को यूज कर लिया या फिर उस सर्विस का अवेल हो गई है, तो उसका पेमेंट हम बाद में करें, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर करें, लेकिन उसको रिकॉर्ड करेंगे कि हमने आज इतनी की बिजली यूज की है इस मंथ के अंदर या फिर इस ईयर के अंदर। ठीक है, उसका पेमेंट भले हम 2 साल बाद करें, लेकिन वो रिकॉर्ड आज ही होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है हमने उधार माल बेचा हो, ठीक है, हमने गुड्स तो बेच दिया लेकिन उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो सेल्स की ट्रांजेक्शन आज हमारे करंट ईयर में शो होना चाहिए। ठीक है, हमने माल किसी को सेल किया या फिर किसी से परचेज किया, हमने माल परचेज कर लिया, पेमेंट हम बाद में देंगे, तो वो परचेज की एंट्री आज करंट ईयर में अकाउंट्स के बुक में होना चाहिए। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, कितने का, 10 आएगा, रेवेन्यू रिकॉर्डेड एट अ सेल डेट, हमको रिकॉर्ड वो करना ही है, भले कैश बाद में रिसीव हो। ओके, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन एक्रूड नॉट व्हेन अ कैश रिसीव। ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि हमने इनकम हुआ या फिर एक्सपेंसेस हुआ, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, भले कैश हमने रेंट पेड किया हो या ना किया हो, हमें इन फ्यूचर उसको पेड करना ही होगा। फॉर एग्जांपल, रेंट ड्यू 5,000 नॉट येट पेड, स्टिल रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंसेस। ओके, हम उसे एज अ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 5,000 का, और इन फ्यूचर हम जब भी कैश देंगे तब कैश देंगे। ओके, फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, ठीक है, अकाउंटिंग के लॉ, जनरल लॉ है, रूल्स है, वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल दो चीजों से मिलके बनते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो देखते हैं। कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, सेम, सम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर। इस इसका मतलब क्या हो गया, जो सेम मेथड एक बार, मतलब हमने एक मेथड हमने अकाउंट अकाउंट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के मेथड, दो डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड मेथड और फ्लेक्सिबल मेथड। ठीक है, तो अगर हमने अकाउंटिंग के अंदर फिक्स्ड मेथड से
एक बार असेट्स की वैल्यू निकाल ली या फिर डेप्रिसिएशन एक बार उसी मेथड से कर लिया, तो हमें सेम मेथड हर ईयर ही फॉलो करना है। उसे हर बार चेंज नहीं करना है। जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, और अगर चेंज भी कर रहे हैं तो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि इसका इफेक्ट यहाँ होगा। तो ये कन्वेंशन क्या बोलता है कि जो एक बार मेथड आपने यूज कर ली उसे आपको एवरी ईयर फॉलो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ depreciation is calculated by the straight line method, it should be not be changed frequently. ओके, आप उसे फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा मशीन के ऊपर। ठीक है, तो ये कन्वेंशन कौन सा है? कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर या फिर फुल डिस्क्लोज, ठीक है। ऑल मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, नोट टू बी notes to be accounts show our details for the contain liability। ठीक है, मतलब आपको जितने भी आपकी लाइबिलिटी है, असेट्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो आपको डिस्क्लोज करना है। किसके अंदर डिस्क्लोज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये क्या है? रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर आती है, कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इसे प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं कि आपको सारी डिटेल फुल डिस्क्लोजर करनी है। ठीक है, फिर क्या है? मटेरियलिटी, मटेरियल मटेरियलिटी, ठीक है। ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, ट्रेवल आइटम कैन बी इग्नोर। इसका मतलब अब ऐसा है, जो भी, ठीक है, मटेरियल जो इंपॉर्टेंट है, जो मॉनेटरी टर्म है, उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आ कैलकुलेटर वर्थ 200 ट्रेडेड एज अ एक्सपेंसेस नॉट अन असेट्स। ठीक है, जो स्पेसिफिक टाइम है, मतलब वो अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में ही रिकॉर्ड होगा, असेट्स है तो असेट्स में रिकॉर्ड होगा। वो एक्सपेंसेस को हम असेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फोर्थ, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड एज अ लॉस बट नॉट अ एक्सपेक्टेड गेन। इसका मतलब क्या होता है? अब आते हैं फोर्थ, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डेड एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट अ एक्सपेक्टेड गेन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस हो सकते हैं, उसको ही आज हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करके उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। बट एक्सपेंसेस, मतलब गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू घटने वाली है, तो आप उसे कम करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कवर करने पे, लॉस को कवर करने पे ध्यान दे सकते हैं, प्रॉफिट गेन करने पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन ऑफ द टैक्स और प्रोविजन ऑफ द बैड डेब्ट्स, ताकि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए तो हम उसे कवर कर पाए। ठीक है, तो ये अगर पॉसिबिलिटी है तो ये सारी चीजें हम करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए, स्टॉक वैल्यू एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर, जो भी कम रहेगा उसको, उस पे हम अकाउंट की बुक में लिखते हैं। ठीक है, जो कम रहता है, जो ज्यादा रहता है उसको नहीं लिखते। हमेशा याद रखना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच इज लोअर, उसको कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, रूल रेगुलेशन है कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, जो कि क्या है? ये दोनों कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या है? प्रिंसिपल है। ओके, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल अजम्पशन। ठीक है, एक टर्म आता है, कभी आपसे पूछा जाए फंडामेंटल अजम्पशन, तो फंडामेंटल अजम्पशन के अंदर तीन चीजें आती है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? फंडामेंटल अजम्पशन। वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में मैंने समझा दिया है। बट अब याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल अजम्पशन समझाओ, ठीक है, तो आप ये तीनों लिख सकते हो। कौन कौन से तीनों लिख सकते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री। ठीक है,
बुक कीपिंग डबल एंट्री, बुक कीपिंग के अंदर डबल एंट्री, इट शो द रिलेशन बिटवीन द असेट्स, क्या शो करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, एक साइड असेट्स का रहता है और एक साइड लायबिलिटी का रहता है। तो जो लायबिलिटी साइड रहती है उसमें क्या, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों, और उसका इक्वल क्या रहता है, असेट्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल असेट्स, व्हाट व्हाट द बिजनेस ऑन, मतलब बिजनेस के पास क्या है, कैश है, मशीनरी है, स्टॉक है, वो क्या है, असेट्स है। लायबिलिटी, व्हाट द बिजनेस ऑनर्स हैव टू आउटसाइडर, लोन, क्रेडिट्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये क्या है, लायबिलिटी, जो लाइबल है, हमें ऑब्लिगेशन है कि हमें फुलफिल करना है, लोन को पे करना है, ये सारी चीजें क्या है, दायित्व। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, दायित्व। ठीक है। कैपिटल, ऑनर इक्विटी, जो कि ऑनर ने लगाया है, मालिक ने बिजनेस के अंदर लगाया, उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे ऑनर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो असेट्स 1 लाख, कैश, लाइबिलिटी 0, और कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। ठीक है, हमारे पास असेट्स भी 1 लाख है, और जो ऑनर इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, 1 लाख प्लस लाइबिलिटी तो 0 है, प्लस 1 लाख। ओके। सेकंड, बिजनेस टेक बैंक लोन, 50,000 का बैंक लोन लिया, तो हमारे पास असेट्स ऑलरेडी कितने की थी, 1 लाख, और हमारे पास ओवरऑल असेट्स कितना हो गया, 1,50,000। लाइबिलिटी, हमें दायित्व कितने का बढ़ गया, 50,000 का। कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ था, 1 लाख। तो इक्वेशन क्या बनी, 1,50,000 इक्वल 50,000 लोन और प्लस कैपिटल 1 लाख। ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स द बैलेंस, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू साइड, दोनों, कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ इफेक्ट डालते हैं, दो साइड इफेक्ट डालते हैं। तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये याद रखना कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होता है, इक्वल टू असेट्स। दिस इज द बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन द फाइनेंस रिकॉर्ड। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट का जो लास्ट में बैलेंस होगा वो दोनों साइड का इक्वल रहेगा, लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड्स का भी। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारे जो भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, और आज का जो लेक्चर था, ये वीडियो फोर्थ लेक्चर था। ठीक है। आगे हम आप प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज, आपको अगर अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल सारी चीजें समझनी है तो मेरे साथ वीडियो के साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।